हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 की बुक का 5वां चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अच्छा लेसन है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमने देखा कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। तो क्लास 7th में जो लेसन पढ़ा था, जिसमें प्रोफेसर के साथ बच्चे वन भ्रमण पर गए थे, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। बच्चे घूमने के लिए गए थे और अपना अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन के कारण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। लिखा है, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, यानी कि वनों को समाप्त किया जा रहा है और उस भूमि पर फैक्ट्री, उद्योग ये सब लगाए जा रहे हैं। तो वनों में वृक्षों की कटाई के निम्न उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिसके कारण वनोन्मूलन किया जा रहा है। इसके अलावा दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। दावानल क्या है? वनों में आग लग जाती है जिसके कारण वन समाप्त हो जाते हैं, और सूखा पड़ने के कारण भी वनोन्मूलन हो जाता है। ये प्राकृतिक कारक हैं जो वनोन्मूलन में सहायक हैं, यानी वनोन्मूलन को बढ़ा देते हैं, यानी कि वन इनके कारण भी समाप्त हो जाते हैं। अब लिखा है, वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के कारण पढ़ लिए, इसके परिणाम भी क्या हैं ये भी तो पढ़ना आवश्यक है। तो लिखा है, पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी संभावित होता है, क्योंकि पौधे जो हैं ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अवशोषित कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, मनुष्यों के लिए। जब वन ही नहीं रहेंगे, यानी कि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा और जो हिमनद हैं वह पिघल जाएंगे, समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। तो वनोन्मूलन के परिणाम काफी भयानक हैं। आगे लिखा भी है, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, यानी ताप में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। आगे लिखा है, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन।
किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं ये मृदा की ऊपरी परत को बनाए रखते हैं। ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, और जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जो बाढ़ में मृदा की ऊपरी परत बह जाएगी, जिससे मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाएगी। आगे लिखा भी है, भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो वनोन्मूलन जो है दिन प्रतिदिन खतरा बनता जा रहा है। तो वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण का संतुलन है वह बना रह सके। आगे लिखा है, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। बिल्कुल पढ़ा था। वनों से हमें लकड़ी, शहद, औषधि ये सभी प्राप्त होते हैं। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ये उत्पाद जो हैं इनकी कमी का सामना करना पड़ेगा, और इसी प्रकार से वनोन्मूलन होता रहा तो ये उत्पाद भी विलुप्त हो जाएंगे। आगे लिखा है, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली एवं बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित संरक्षित नामक क्षेत्र चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। यहाँ जैव मंडल के बारे में लिखा है, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर तीनों के बारे में लिखा हुआ है। किस किस के बारे में? वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चरागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। अब वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के
पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। अब लिखा है जैव मंडल आरक्षण के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य हैं। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र भी आते हैं। तो पचमढ़ी में कौन कौन से हैं? सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ आप पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र, पचमढ़ी अभयारण्य। अब वहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। यहाँ आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये जंगली कुत्ता दिखाया गया है चित्र ए में। ये जंगली कुत्ता है, ये चीतल है, ये भेड़िया है, ये तेंदुआ, ये फर्न और ये जामुन का वृक्ष है। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में लिखा हुआ है और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गई। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। और यहीं से प्रश्न बना था। प्रश्न जो पूछा गया था वह यही था कि पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है कहलाती है, तो उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है फिर से पूछा जाए। आगे लिखा है ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। हो सकता है किसी राज्य में ये विशेष रूप से पाए जाते हों या किसी और क्षेत्र में ये वहीं पर पाए जाते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते। आगे लिखा है माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को
यहाँ आप लोग जंगली आम के पेड़ को देख सकते हैं। इस चित्र में जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। ये विशाल गिलहरी जिसके बारे में अभी बात हो रही थी ये है, इसकी ये फरदार लंबी पूंछ है, आप लोग देख सकते हैं चित्र में। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखा है स्पीसीज सजीवों की समिष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। अब लिखा है वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में। तो बच्चे घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए हैं। तो लिखा है, शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड पर देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। तो वन्य प्राणी अभयारण्य में जंतुओं का शिकार नहीं किया जा सकता, उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों की डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। आगे लिखा हुआ है, अफसोस की बात यह है कि इन संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी कि वनों का कटाव हो रहा है, यानी कि वनोन्मूलन किया जा रहा है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं ये वन को नष्ट कर रहे हैं। इससे जो जीव जंतु वहां रहते हैं उनको खतरा है। आगे लिखा है, बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। अब लिखा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। जहाँ से भी प्रश्न बना है मैं वहाँ पर बता देती हूँ, तो आप लोग वहाँ नोट कर लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बना था। आगे लिखा है, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र है और यही बात आपको याद रखनी है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे लिखा है, सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखा हुआ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं तो वहाँ पर प्रमाण मिले हुए हैं चट्टानों में आवास के। इससे यह अनुमान लगाया गया कि आदिमानव चट्टानों में
रहते थे और उन पर चित्र भी उकेरे गए हैं। उन पर शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्र बजाते हुए मनुष्यों को दर्शाया गया है। आगे लिखा है, जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। यहाँ इस चित्र में आप बाघ देख सकते हैं, ये जंगली भैंसा देख सकते हैं, ये बारहसिंगा। आगे लिखा है, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। यानी जिनकी प्रजाति जो है कम होती जा रही है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं भविष्य में, तो उन्हें संकटापन्न जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। आगे लिखा है, बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवासों में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। तो बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणी जो होते हैं उनके विलुप्त होने की संभावना अधिक है, क्योंकि अक्सर मनुष्य छोटे जीव जंतुओं को निर्दयता से मार देता है और अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि ये छोटे जीव जंतु पारितंत्र के एक भाग हैं और ये आहार जाल और आहार श्रृंखला के भी भाग हैं। तो इसीलिए मनुष्य इनको मारकर अपने आप को हानि पहुंचा रहा है। आगे लिखा है, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र का निर्माण जो है पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा संयुक्त रूप से करते हैं। तो इसीलिए छोटे जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये पारितंत्र में अपना योगदान देते हैं। अब रेड डाटा बुक से एक प्रश्न पूछा जाता है। यदि इससे प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। लिखा है, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट दी गई है, आप लोग इस पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको रेड बुक डाटा में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है और पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अब लिखा है प्रवास के बारे में। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। तो प्रवासी पक्षी वह होते हैं जो दूसरे देश से उड़कर या किसी और क्षेत्र से उड़कर किसी अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ऐसे पक्षी कहलाते हैं प्रवासी पक्षी। तो
पहेली नदी के समीप जो पक्षी देख रही है वह प्रवासी पक्षी ही है। आगे लिखा है जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अब लिखा है कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। तो आप समझ लीजिए कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 वृक्षों को काटना पड़ता है, तब कहीं जाकर 1 टन कागज प्राप्त किया जाता है। तो कागज का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए और हमें कागज को बचाना भी चाहिए। अब लिखा है पुनर्वन रोपण के बारे में। तो लिखा है प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो हमें वृक्ष काटने नहीं हैं बल्कि हमें वृक्ष लगाना है, क्योंकि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा को बनाए रखना है। तो आज का लेसन अच्छा था। विशेष स्पीसीज से प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर मैंने बता दिया। और रेड डाटा बुक के बारे में भी याद रखना है। संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उस बुक में। तो यही 2 प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने बता दिए। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।